नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग राजभाषा और राष्ट्रभाषा यानी कि भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या है, क्या अंतर है, इसे हम लोग जानेंगे। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, राजभाषा राजभाषा का मतलब है राज्य की भाषा या राज्य का। जैसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस अगर पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान, तो राज्य का मतलब वह स्थान जहाँ पर कोई सरकार, वह स्थान या क्षेत्र जहाँ पर कोई सरकार राज करता है या फिर यहाँ पर कोई सरकार का शासन चलता है, राज्य कहलाएगा। तो इस अर्थ में हमारे देश में दो तरह का सरकार होता है, एक राज्य सरकार, एक केंद्र सरकार। तो राज्य का मतलब कोई एक राज्य भी हो सकता है और राज्य का मतलब देश भी हो सकता है। तो यही है राजभाषा। राजभाषा के यहाँ पर अर्थ निकल जाता है या तो देश की भाषा या फिर कोई राज्य की भाषा, ये दर्शा रहा है। तो चलिए, जैसे लिखा हुआ हम लोग वैसे ही पढ़ते हैं राजभाषा के विषय में। संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा, यानी कि जैसे अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े, या तो कोई राज्य की भाषा या फिर देश की भाषा। क्योंकि राज्य का मतलब होता है जहाँ पर कोई सरकार का शासन चलता है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दो तरह का सरकार है और दोनों ही का संविधान होता है। संविधान तो हमारे भारत का है, एक संविधान है, लेकिन उसमें भी बहुत सारा जो प्रोविज़न दिया गया है, मतलब बहुत सारा जिसमें ऐसी प्रावधान है कि राज्य सरकार भी अपना राज्य में अलग से नियम कानून बना सकते हैं और उसका संशोधन भी कर सकते हैं, जिसे विधानसभा हम लोग कहते हैं। यानी कि विधानसभा में वो अपना नियम कानून बनाएंगे और साथ ही इसमें कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव करना है तो संशोधन भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा। संघ यानी कि भारत सरकार की राजभाषा। संघ मतलब होता है भारत सरकार, या फिर संघ सरकार जान लीजिए, भारत सरकार जान लीजिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जान लीजिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट जान लीजिए। सब के सब मतलब भारत सरकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक ही है, इंडियन गवर्नमेंट भी वही है, संघ सरकार भी वही है, भारत सरकार भी वही है। इसमें संघ सरकार की जो राजभाषा है वो हिंदी है और लिपि देवनागरी। और अगर संख्या देखें हम लोग तो संख्या है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, यानी कि इस टाइप का लिखा जाता है 1 2 3 4। पहले जो हमने हिंदी का अगर देवनागरी का अगर गिनती देखें तो इस तरह होता था 1, ये 1, ये 2, ये 3। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में इस तरह से लिखते हैं हम लोग। परंतु साथ ही केंद्र सरकार अंग्रेजी को भी राजभाषा के रूप में प्रयोग कर सकती है, जब तक कि हिंदी पूरी तरह से राजभाषा का रूप नहीं लेती है। ये पूरी होगा, ठीक है, तब तक हिंदी इंग्लिश भी चलेगा। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं, इसमें और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देख रहे हैं कि राज्य द्वारा प्राधिकृत कोई भी भाषा उस राज्य की राजभाषा होती है। अभी कुछ देर पहले मतलब बताए थे, मतलब यहाँ पर जो है राजभाषा का मतलब देश का भी भाषा हो सकता है या फिर कोई पार्टिकुलर कोई एक राज्य का भी अपना भाषा हो सकता है। इसका अर्थ ये निकल रहा है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ कर देखते हैं तो राष्ट्रभाषा क्या है। देश में कोई भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। हम लोग बहुत कोई जाने अनजाने बोल देते हैं हिंदी राष्ट्रभाषा है, ये गलत है।
हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है, तो हम लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रभाषा इसलिए नहीं हो पाया हिंदी, क्योंकि अगर राष्ट्रभाषा होगा तो इसका अर्थ क्या होगा? राष्ट्रभाषा का अर्थ होगा कोई एक भाषा जो संपूर्ण भारत में स्वीकृत, देखिए संपूर्ण, ठीक है ना, संपूर्ण भारत में स्वीकृति जिसे मिले। तो संपूर्ण भारत में हिंदी का स्वीकृति कैसे मिलेगा? अब तो देख रहे हैं, पहले लोग पढ़ लेते हैं फिर जिक्र करते हैं। जो कि इस बात पर कुछ राज्य सहमत नहीं है। इसका कारण है देश में भाषा की विविधता, सभी राज्यों में अलग अलग भाषा प्रचलन में है, फिर भी लगभग सभी राज्य हिंदी भाषा को स्वीकार करती है, परंतु दक्षिणी राज्य इस बात पर सहमत नहीं है, बल्कि तमिलनाडु में इस बात पर अनेक हिंसा भी हुई है। इसको हम लोग, ये जो हिंसा वाला बात है, इसको हम लोग विकास, हिंदी भाषा विकास में हम लोग पढ़ेंगे। और विवाद, विकास और विवाद जो है एक अलग से मतलब क्लास बनेगा, उसमें हम लोग जानेंगे विकास में क्या बाधा आ रही है और विवाद क्या है हिंदी को लेके। उसमें हम लोग इस बारे में बढ़िया से डिस्कस करेंगे। ये भी तो हम लोग राजभाषा राष्ट्रभाषा के विषय में ही जानेंगे। तो ये इसलिए राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं बन पाया क्योंकि जिस समय में संविधान लागू हो रहा था, लगभग तो सभी जगह कुछ ना कुछ समस्या आया सभी विषय पर, लेकिन भाषा को लेके जो है बहुत बड़ा समस्या आई है। इस जगह इस चीज़ को है एक तरह का बड़ा मुद्दा बन गया था संविधान लागू होने के समय। तो फिर आगे क्या हुआ, राष्ट्रभाषा जब बनने लग गई हिंदी को, देखिए हिंदी को शुरू से ही देश आज़ाद होने से पहले, यानी कि अंग्रेज के ज़माने से ही जो है हिंदी को साउथ इंडिया में यानी कि दक्षिण भारत में पसंद नहीं किया जाता था, और अभी भी। तो इसका हम लोग अलग स्लाइड में पढ़ेंगे। तो अभी तो हम लोग ये जानते हैं कि आखिर क्यों नहीं दर्जा मिलता। तो जैसे ही हम लोग देखें कि कुछ, देखिए राष्ट्र मतलब हो गया पूरा राष्ट्र का भाषा हो जाएगा। राष्ट्र मतलब राष्ट्र का भाषा है, हिंदुस्तान भारत की भाषा। भारत में हम लोग जान रहे हैं 28 राज्य हैं, उसके बाद 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो राज्य में अलग अलग भाषा बोला जाता है। शुरू से ही चले आ रहा है, अंग्रेज का ज़माने से पहले से ही चले आ रहा है। तो ये चीज़ को बदलाव करना जल्द ही संभव नहीं था। देश आज़ाद होने के बाद तो चलिए करीब बंगाल में, उड़ीसा में, ये सब जगह में, और महाराष्ट्र में और कुछ जगह में जो हिंदी को प्रचलन में लाया गया। लेकिन देश आज़ाद होने से पहले ये सब जगह में भी समस्या उत्पन्न हो गया था। वो लोग भी राजी नहीं था कि हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा बनाया जाए, क्योंकि अगर राष्ट्रभाषा बनता है तो उसका राज्य में भी हिंदी को स्थान देना पड़ेगा अपना भाषा को साथ साथ। तो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे, विवाद यहीं पर हो गया। और एक्चुअली बात यह है कि इस तमिलनाडु में तो इसके लिए तो मुद्दा ही बन गया था हिंदी भाषा को लेके, मतलब तो कल्चर बन गया कि जो भी नेता आएगा, जो भी कुछ होगा, हिंदी भाषा का पहले मतलब कोसेगा या हिंदी भाषा को लिए कुछ भी बुरा भला कहेगा। तो यही कारण था हम लोग राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या है हम लोग इस विषय में समझें। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत का राजभाषा, तो राजभाषा क्या हम लोग समझ चुके हैं।
है। राजभाषा मतलब राज्य की भी भाषा हो सकता है और देश की भी भाषा हो सकता है। भारत का संविधान 8वीं अनुसूची भाग 17, अब ये बात याद रखिएगा, अनुसूची 8वीं भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 जो है राजभाषा से संबंधित है। इसमें हम लोग देख रहे हैं भारत का जो राजभाषा है, भारत का राजभाषा, भारत बोल दिया मतलब देश का राजभाषा, वो है हिंदी, लिपि देवनागरी, अंक अंतर्राष्ट्रीय रूप 1 2 3 ऐसे दिया हुआ। हम इस विषय में पहले भी बात जिक्र कर चुके हैं। तो ये जो है भारत का राजभाषा जो है हिंदी होगा और लिपि देवनागरी होगा और जो संख्या का जो स्वरूप है अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ये भारत का संविधान अनुच्छेद 341 यानी कि अनुसूची 8 हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये देखिए अनुसूची 8 भाग 17 और अनुच्छेद 343 में ये बता रहा है कुछ भी अगर सिस्टम है हमारे देश में, चाहे पोस्ट डाक विभाग का हो, डॉक्टर का हो, कोई भी चीज़ का कानून से चलता है और वो भी लिखित, ये नहीं कि अंदाज से कुछ बोल दे, वो भी लिखित और वो भी पूरा संविधान के अनुसार प्रावधान दिया गया है। तो उसी तरह से हम लोग इससे पहले पढ़े हैं कि सिर्फ हिंदी नहीं, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी लिया गया है। यहाँ पर अंग्रेजी भी लिख दीजिए, अंग्रेजी, लेकिन अंग्रेजी का प्रचलन कम है। अंग्रेजी का भी प्रचलन प्रयोग कर सकता है, उपयोग कर सकता है, लेकिन लगभग कम है। और एक समय ऐसा आएगा कि अंग्रेजी को हटाकर जो है सिर्फ हिंदी को ही राजभाषा बनाया जाए। वो समय पता नहीं कब आएगा। वो तो मुश्किल ही लग रहा है कि अंग्रेजी हट पाएगा। अंग्रेजी हटना मुश्किल है। उसका पीछे अंग्रेजी क्यों नहीं हट पाएगा उसके लिए भी अलग से चैप्टर है, उसमें हम लोग जिक्र करेंगे। क्षेत्रीय भाषाएं अनुच्छेद 345, देखिए भारत की राजभाषा 343 और क्षेत्रीय भाषाएं 345। इसमें ये बता रहा है राज्य की राजभाषा एक या इससे अधिक हो सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी और उर्दू दोनों ही हैं। और साथ ही 347 किसी राज्य की विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत भाषा या हिंदी हो सकता है। इसमें जानने वाला बात यह है कि क्षेत्रीय भाषा 345 बता रहा है आर्टिकल, यानी कि अनुच्छेद, इसमें यह बता रहा है कि क्षेत्र की, यानी कि कोई भी अगर राज्य चाहे, चाहे बंगाल हो, चाहे उड़ीसा, बिहार, कोई भी हो, तो अपना राज्य में ही जो चलने वाला कोई भी भाषा है तो उसमें से एक या दो या उससे भी अधिक भाषा को राजभाषा बना सकता है। अब ये निर्भर करेगा कि उसको आप किस तरह से आप इस्तेमाल में लाएंगे। तो उसी तरह से हम लोग जाते हैं कोलकाता में, तो वहाँ पर बांग्ला है, बांग्ला के साथ इंग्लिश भी है। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो देख रहे हिंदी और उर्दू है। तो वही बता रहा है। और ये जो शक्ति दिया गया है भारत का संविधान 347 ये बता रहा है कि उस राज्य का जो विधानमंडल होगा, यानी कि राज्य में अगर कोई कानून बनता है तो विधानमंडल से बनता है, जहाँ पर मुख्यमंत्री और अपोजिशन का लोग बैठते हैं, राज्य सरकार और अपोजिशन के लोग बैठते हैं, विपक्षी दल,
वो हो गया विधानमंडल, और वहीं पर तो संशोधन होगा या फिर नया तरीके से बनेगा। ये शक्ति कौन देता है? ये शक्ति देता भारत का संविधान, अनुच्छेद 347। आगे चलते हैं। न्यायपालिका और विधि की पाठ की भाषा, अनुच्छेद 348, याद रखिएगा। न्यायपालिका और विधि की पाठ की भाषा। न्यायपालिका मतलब हो गया कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, यानी कि जुडिकेशन। तो इसमें क्या भाषा इस्तेमाल होगा, हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो आर्टिकल 348 का क्लोज 1 सब क्लोज का, याद रखिएगा। जब भी कोई संविधान या जब भी हम लोग इस विषय में जिक्र करते हैं, तो ये अगर देता 348, यहाँ से ऐसी करता है और फिर यहाँ से ऐसी करता है, तो पहले वाला जो है तो जो पहले वाला है ये कहलाएगा क्लोज, ये कहलाएगा सब क्लोज, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, 348 क्लोज 1 सब क्लोज का में ये बता रहा है, उच्च और सर्वोच्च न्यायालय में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा अंग्रेजी रहेगी। यानी कि अधिनियम और विधेयक, यानी कि संसद की भाषा भी बोल रहा है, क्योंकि विधेयक और अधिनियम कहाँ पारित होता है, संसद में होता है ना। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा, अब साथ ही राष्ट्रपति, इस जगह में इंग्लिश में रहेगा। चाहे तो हिंदी भी दे सकता है, लेकिन इंग्लिश देना ज़रूरी है, हिंदी के साथ इंग्लिश दोनों ही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। भाषा अंग्रेजी रहेगी जब तक कि संसद से द्वारा दूसरी भाषा पारित ना हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं आगे। 348(2) क्लोज 2, किसी राज्य की राजकीय भाषा या उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी अलावा कोई और भाषा भी हो सकती है। अंग्रेजी के अलावा कोई और भाषा भी हो सकती है, मतलब क्या भाषा इसमें, इस लाइन में क्या बता रहा। 348 क्लोज 2, कोई राज्य की राजकीय भाषा, यानी कि लोकल भाषा, या फिर उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी रहेगा, और इसके अलावा कोई और भाषा भी जोड़ सकते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर इंग्लिश भी है और हिंदी भी है। हो सकती है अगर राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के सहमति से हो सकता है। इसमें ये बता रहा है कि अगर कोई राज्य है, मान लेते हैं बंगाल, बंगाल में बंगाल हिंदी, वहाँ तो अंग्रेजी तो रहबे करेगा। सब कोर्ट, जैसे हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़े हैं, जितना भी कोर्ट सिस्टम है, चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो, वहाँ इंग्लिश रहेगा। अगर आपको लोकल भाषा उसमें जोड़ना है, कोर्ट की चाहते हैं कि आप चाहते हैं कोर्ट की कामकाज की भाषा लोकल भाषा भी हो कोई, चाहे बंगाली या उड़िया तेलंगी कुछ भी हो, बंगाल में हम बंगाल का उदाहरण ले रहे हैं। तो ऐसा अगर करने चाहते हैं तो आपको जो है उस अपना राज्य का जो है राज्यपाल, वो राष्ट्रपति से सहमति ले सकता है, ठीक है, उसका तो परमिशन दिला सकता है। ये बता रहा है आर्टिकल 348 क्लोज 2। इसमें बहुत जैसे उदाहरण भी है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे देख रहे हैं अन्य विशेष उपबंध, अनुच्छेद 344।
राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति, इसमें ये बता रहा है 344 में, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद समिति बनाएगा। इस विषय में, इस समस्या को समाधान करने के लिए एक समिति बनाएगा, ये बता रहा है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग इसमें राष्ट्रभाषा और राजभाषा समझ चुके हैं। तो जाते जाते हम लोग थोड़ा एक बार 8वीं अनुसूची में क्या क्या भाषाएं हैं वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए 8वीं अनुसूची में हम लोग जो है किस किस भाषा को लिए हैं वो जानेंगे। जब संविधान लागू, पढ़ते हैं शुरू से, संविधान लागू करने के समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, ठीक। फिर बाद में संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन 1968 में। तो इसका बाद जो है इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा, 14 एक 15 हो गया। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, इसमें 3 भाषा जोड़ा गया, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। तो कितना हो गया 15, और इधर का 3 भाषा, यानी कि 18 हो गया। आगे चलते हैं। फिर 92 संविधान संशोधन 2003 में फिर से हुआ, और इस समय जो है मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, ये 4 भाषा का जोड़ा गया, यानी कि 18 और 4 हो गया 22। तो अभी के समय में जो है 22 भाषा है, देख लीजिए, ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 38 अन्य भाषाओं को भी भाषा को शामिल करने की मांग की गई है। हम तो जैसे जानते हैं शुरू से ही कि भारत में सैकड़ों प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। अब इसको अभी अगर जोड़ लेता है तो फिर और भी नया 200-150 और भाषा आएगा, उसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो इस विषय में बहुत सारा टीम बनती है, आयोग बनता है, कमेटी बनता है, और बहुत सोच विचार करने के बाद ही इस विषय में, देखिए सरकार कोई भी विषय में जब कोई संशोधन करता है या फिर कोई भी कानून नियम लाता है तो उसके पहले ही बहुत सारा गहन सोच विचार और जांच पड़ताल की जाती है, तभी होता है। तो अभी देखिए 96 संविधान संशोधन 2011 में जो है, इसमें जो संशोधन हुआ, इसमें उड़िया का जो टोन था, जो हम लोग उड़िया जो बोलते थे, इसको उड़िया को ओडिया बोला गया, मतलब चेंज किया गया। यानी कि 2011 के बाद से हम लोग कहीं पर भी अगर हम इससे पहले अगर देखते हैं तो उड़िया या उड़ीसा इस टाइप का नाम आता था। तो 2011 के बाद जब से 96 संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद ओडिशा, है ना, ओडिशा या फिर उड़ीसा, ओडिया, ये बोल के पुकारा जाने लगा। और इससे 2011 से पहले जो है गाड़ी का नंबर अगर देखते हैं उड़ीसा का, तो OR बोल के नंबर शुरू होता था, OR 1 2, और 11 के बाद से जो है वो OD बोल के नंबर शुरू हो गया, ठीक है। तब हम लोग एक नज़र देखते हैं क्या क्या भाषा है और उसका लिपि क्या है, हम लोग वो भी जानते हैं। तो नंबर 1 में आता है कश्मीरी भाषा, और ये लिपि हो गया फारसी, अरबी, सरदार रोमन, देवनागरी, यानी कि 3 तरह का लिपि हो गया। और देखते हैं सिंधी भाषा, सिंधी भाषा में अरबी सिंधी लिपि हो गया, ठीक है। पंजाबी देखते हैं तो पंजाबी में गुरमुखी लिपि है, हिंदी में देवनागरी है, बांग्ला में बांग्ला भाषा लिपि है, असमिया में ब्राह्मी लिपि है,
उड़िया में उड़िया लिपि अपना ही लिपि है, गुजराती में गुजराती लिपि है। एक तो ये गुजराती जो है वो देवनागरी से मेल खाता है। मराठी में मराठी लिपि है। कन्नड़ में अशोक की ब्राह्मणी लिपि है। तेलुगु में तेलुगु लिपि है। तमिल में ब्राह्मणी लिपि है। मलयालम में श्लाका लिपि है। उर्दू में अरबी और फारसी लिपि है। संस्कृत देवनागरी है। नेपाली भी देवनागरी है। मणिपुरी में जो है मैतेई मायक तरह की लिपि है। कोंकणी में देवनागरी है। संथाली जो है, इस विषय में तो जानकारी जुटा नहीं पाए हैं। आगे देखते हैं, बोडो में जो है बोडो लिपि है। और डोगरी लिपि में जो है अपना स्वयं का लिपि है, डोगरी लिपि है। और मैथिली में कैथी लिपि है, कैथी। तो इतना सारा भाषा, 22 भाषा हुआ, उसमें अलग अलग लिपि हो गया। ठीक है। और ये बात याद रखिए, लिपि जब समान होगा ना, जैसे देखिए संस्कृत देखते हैं हम लोग, संस्कृत, नेपाली, मराठी और हिंदी है ना, गुजराती का भी, गुजरात का भी, ये जो भाषा है इसमें जो है देवनागरी लिपि है। यानी कि देवनागरी है मतलब इनका लिखावट इसी टाइप से लिखेगा। लोग का को ऐसे ही लिखेंगे और खा को ऐसे ही लिखेंगे। ये अलग बात हुआ कि लोग उच्चारण के हिसाब से वर्ड का अलग अलग कर सकते हैं। जैसे हम लोग अगर भारत में रुपया को रुपया बोलते हैं, ठीक है ना, रुपया। नेपाल में वो लोग क्या बोलेगा, रुपया, पिया, ऐसे करके हम लोग मुँह से टोन निकालता है। ठीक है। तो लिखने का ऐसे लिखेगा, तो लिपि में ध्यान रखिएगा। तो लिपि अगर जिसमें दोनों बराबर समान लिपि हुआ मतलब लोग लिखावट एक तरह का होगा। बस खाली बोली चाली का आधार पर उसका जो है उच्चारण के आधार पर जो लोग जो है उसको हम लोग अलग अलग तरीक़े से लिखा जाता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।